स्त्रियों पे अत्याचार हो रहा है, स्त्रियों पे अत्याचार नहीं हो रहे, स्त्री खुद को चूज करना नहीं जान रही है और उसमें उसका भी दोष नहीं है, उसको सिखाया भी नहीं गया है। अब उसमें माँ बाप का भी दोष नहीं है, ये कलेक्टिव पैटर्न्स है, कंडीशनिंग्स है। बस सिंपल सी बात है, समय के साथ बदलना हो। स्त्री को समझने के लिए सिर्फ प्रेम की भाषा चाहिए, कोई ज्ञान की भाषा नहीं चाहिए, कोई कंट्रोल और रूलिंग की लैंग्वेज नहीं चाहिए। स्त्री को सिंपल समझना है उसकी रिस्पेक्ट से, उसके प्रेम से। सो जिसने कभी खुद को पाया ही नहीं, वो खुद को खोएगा कैसे? जिस फीमेल की आप बात करते हैं, मुझे बताइए कितनी फीमेल्स हैं जिन्होंने खुद को कभी पाया होगा? और जिसने कभी खुद को पाया होगा वो भीड़ में कभी नहीं खोएगी, वो अपने आपको कभी लॉस नहीं करेगी, वो सबसे अलग चलेगी, वो सबसे अलग जिएगी, वो आइसोलेशन चूज करेगी, अपने साथ ही जीना चूज करेगी। अगर दोस्त नहीं है, लोग नहीं है उसके आसपास, तो वो अकेली अपने साथ रहना पसंद करेगी, पर वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है कि जो स्त्री खुद को खो दे रही है उसने कभी खुद को पाया ही नहीं है, कभी खुद को जाना ही नहीं है। जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, हम अपने कल्चर की बात करते हैं, तो कहीं पर भी एक फीमेल के लिए औरत शब्द नहीं है। नारी है, स्त्री है, माँ है, देवी है ना। पहले के समय में ऋषि अपनी पत्नी को भी माँ या देवी के नाम से बुलाते थे। हाँ। देवी कह के पुकारते थे कि देवी आप स्थान ग्रहण करिए या देवी आप पधारिए। अब जब हम औरत वर्ड यूज करते हैं, कभी किसी ने चेक किया है कि ये औरत वर्ड आया कहाँ से? एक लड़की बचपन से सुनती है हमेशा एडजस्ट करो, अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी देखो, अपने घर को संभालो, दूसरों की खुशी को देखो। लेकिन इस चक्कर में, इस सफ़र में कहीं ना कहीं वो स्त्री अपने आप को पीछे छोड़ देती है। वो यही भूल जाती है कि उसे अपने लिए भी कुछ करना है। दूसरों के लिए सब कुछ करते करते कहीं ना कहीं वो इतनी पीछे रह जाती है कि उसको खुद की वैल्यू ही नहीं पता चलती है। तो आज इन सब सवालों के बारे में हम मैम से बात करने वाले हैं। पायल शाह मैम हमारे साथ हैं जो हमें इन सब सवालों का जवाब देंगे। तो मैम, आज आपको कैसा लग रहा है रॉ माइक के? हेलो अंशिका, एंड आई एम फीलिंग एक्सीलेंट, आई एम रियली फीलिंग ग्रेट, क्योंकि ये विषय बहुत ज़रूरी है जिस पर हमें बात करनी आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पिछले कई सालों से मैं कई सारी फीमेल्स के साथ काम करती हूँ और मैं हमेशा ये देखती हूँ कि फीमेल खुद को कभी चूज़ नहीं कर पाती हैं। वो अगर खुद को चूज़ करती है ना तो गिल्ट में रहती हैं, और इस पर रोशनी डालना, इस पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये पूछूंगी, जैसे हमने औरत का सम्मान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में एक औरत की वैल्यू, उसका सम्मान किस स्केल पे मेजर किया जाता है, कहाँ पर? अंशिका, यहाँ पे पहले एक वर्ड करेक्ट करना चाहूँगी। जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, हम अपने कल्चर की बात करते हैं, तो कहीं पर भी एक फीमेल के लिए औरत शब्द नहीं है, है ना। नारी है, स्त्री है, माँ है, देवी है ना। पहले के समय में ऋषि अपनी पत्नी को भी माँ या देवी के नाम से बुलाते थे। हाँ। देवी कह के पुकारते थे कि देवी आप स्थान ग्रहण करिए या देवी आप पधारिए। अब जब हम औरत वर्ड यूज करते हैं, कभी किसी ने चेक किया है कि ये औरत वर्ड आया कहाँ से? नहीं, बल्कि जब मेरी आपसे बात हो रही थी कंटेंट से रिलेटेड, तो आपने मुझे चीज बोली थी कि अंशिका, हम औरत नहीं इस्तेमाल करेंगे। एग्जैक्टली। सोचने वाली बात है कि ये औरत वर्ड आया कहाँ से और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। थोड़ा सा अगर डीप स्टडी करेंगे ना तो पता चलेगा कि किस तरीके से हमारी जो शक्ति है एज फीमेल, देवी स्वरूप हमारी जो शक्तियां हैं उसको कंडीशन कर दिया गया है। तो धीरे धीरे हमने अपने आप को ही, अपनी पहचान को ही इस तरीके से दबाना या छुपाना शुरू कर दिया है। ये औरत वर्ड आया मुस्लिम कम्युनिटी से या कहीं किसी और देश से या कहीं किसी और कल्चर से। हमारे शास्त्रों में स्त्री को नारी कहा गया, देवी कहा गया, किसी भी तरीके से एक सम्माननीय पूजनीय स्थान था। तो हमारी अपनी गरिमा भी बहुत ऊंची थी, है ना। और आज के समय में हम सब भूल चुके हैं और यही रीजन है कि शायद हम खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं, ना ही खुद को चुन पा रहे हैं। ठीक है, तो सोसाइटी क्या सम्मान समझती है, हमारा क्या वैल्यू है सोसाइटी की नज़र में हमारी? क्या सिर्फ एक काम करने वाली जो घर में सिर्फ एक काम करती है? सोसाइटी किससे बनती है? हम लोगों से, हम सभी से सोसाइटी बन रही है ना। तो सोसाइटी मुझसे है। मेरे जैसी हजारों स्त्रियां या हजारों पुरुष मिलकर एक सोसाइटी का पार्ट बनते हैं। तो सोसाइटी हमसे है। अब सोसाइटी मुझे क्या गिनती है या मेरा सम्मान क्या देती है, ये भी डिपेंड करता है कि मैं अपने आप को क्या सम्मान देती हूँ, मैं अपनी गरिमा कितनी रख पाती हूँ या मैं अपने आप को कहाँ खड़ा देख पाती हूँ। तो सोसाइटी को बिलोंग करने के लिए हम अपने आप को सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं।
हमें लगता है कि हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग जीना पड़ेगा या सोसाइटी के हिसाब से चलना होगा, तो हम अपने आप को सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, है ना। पर सोसाइटी हकीकत में मुझसे है, अगर मैं ही नहीं हूँ तो कौन सी सोसाइटी। बचपन से ही हम स्त्रियों को यही सिखाया जाता है कि एडजस्ट करो, सबको खुश रखना सीखो, तो ऐसा क्यों, हमें ऐसा क्यों सिखाते हैं? इसके पीछे का रीज़न कोई डीपली जानता नहीं है, ना ही कोई स्टडी करता है। सो जितने मेरे एक्सपीरियंसेस और जितनी मेरी डिकोडिंग है उसमें मेरी डीप स्टडी में जो मैंने रीज़न पाए ना, वो सुनकर आप चौंक जाओगे। सिंपल बिलोंगिंग। एक गर्ल चाइल्ड अपने आप को अपने परिवार से बिलोंग करने के लिए सेक्रीफाइस सीखती जाती है। यानी अगर बच्ची छोटी हो तो माँ बाप से बिलोंग करना चाहेगी, अपने बाप दादाओं से, पूर्वजों से बिलोंग करना चाहेगी, क्योंकि जनरली कहीं ना कहीं पे एक कंडीशनिंग चली आ रही है कि बॉय चाइल्ड हो तो उसको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। अनकॉन्शियसली भी चला आ रहा है, ऐसा नहीं है। कई मॉडर्न फैमिलीज हैं जो कहती है हमारे लिए बेटी और बेटा दोनों एक समान है, बट जो ब्लड लाइन में पीछे की जनरेशन से चला आ रहा है वो कंडीशनिंग बाय डिफॉल्ट गर्ल चाइल्ड को कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे ही रखती है। तो गर्ल चाइल्ड का जो एनर्जी फील्ड है, चाहे बच्चा छोटा सा इन्फेंट क्यों ना हो, न्यूबॉर्न क्यों ना हो, 2-3 साल का अर्ली चाइल्ड स्टेट क्यों ना हो, फिर भी वो गर्ल चाइल्ड को हमेशा कंपैरिजन बनी ही रहेगी कि अगर मैं बिलोंग नहीं करूँगी तो मैं सबसे अलग हो जाऊँगी या भीड़ से अकेली पड़ जाऊँगी। सो मुझे मेरी फैमिली को लॉयल रहना पड़ेगा एंड फॉर दैट लॉयल्टी मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब ये सेक्रीफाइस सिखाता कौन है? आपकी मदर ने कहाँ से सीखा? उनकी मदर से, और उनकी मदर ने उनकी मदर से सीखा। तो ये जनरेशन टू जनरेशन हिडन लॉयल्टी चली आती है जो बिलोंगिंग के लिए सेक्रीफाइस करती जाती है, और कोई रीज़न नहीं है और कोई मेजर रीज़न नहीं है, सिंपल बिलोंगिंग का ही लॉ है। अब एक फीमेल बड़ी होती है, बचपन से उसने सेक्रीफाइस करके बिलोंग करना सीखा हुआ है, जब उसकी शादी कर दी जाती है तो वो परिवार में जाती है ना, वहाँ पे भी उसे यही अनकॉन्शियसली प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं कुछ दूंगी तो कुछ मुझे मिलेगा, और अगर मुझे उस फैमिली में टिके रहना है या बिलोंग करना है तो फिर मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो उसको दबा के रखना चाह रहा है। फीमेल की अपनी साइकोलॉजी ही ऐसी डिज़ाइन हुई है कि ड्यू टू बिलोंगिंग वो अपने आप को उस भीड़ से अलग करना ही नहीं चाहती। अगर अलग चलना होगा तो अकेले चलना होगा, अगर कुछ बेहतर करना होगा तो भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाओगे आप। तो वो फियर कंडीशन होता है चाइल्डहुड से, जनरेशन से, कि बिलोंगिंग के चक्कर में हम सेक्रीफाइस करते जाते हैं। यस। लेकिन रिश्ते निभाते निभाते या फिर अपने लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप्स में इतना औरत अब इन्वॉल्व हो जाती है, कहीं ना कहीं वो खुद को खो देती है। तो इस बात में आप क्या कहना चाहोगे? सो जिसने कभी खुद को पाया ही नहीं वो खुद को खोएगा कैसे? जिस फीमेल की आप बात करते हैं, मुझे बताइए कितनी फीमेल्स हैं जिन्होंने खुद को कभी पाया होगा? और जिसने कभी खुद को पाया होगा वो भीड़ में कभी नहीं खोएगी, वो अपने आपको कभी लॉस नहीं करेगी, वो सबसे अलग चलेगी, वो सबसे अलग जिएगी, वो आइसोलेशन चूज़ करेगी, अपने साथ जीना चूज़ करेगी। अगर दोस्त नहीं है, लोग नहीं है उसके आसपास, तो वो अकेली अपने साथ रहना पसंद करेगी, पर वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है कि जो स्त्री खुद को खो दे रही है उसने कभी खुद को पाया ही नहीं है, कभी खुद को जाना ही नहीं है। ना हमारी मदर ने कभी जाना, ना हमारी दादी ने कभी जाना, ना हमारी नानियों ने कभी जाना। ठीक है, तो हमने भी बचपन से आज तक कभी नहीं जाना। और जब खुद को हम जानना शुरू कर देते हैं ना तो हम भीड़ का हिस्सा बनना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को ही नहीं जानती हैं। यस। जब भी हम स्त्री की बात करते हैं तो स्त्री पूरा का पूरा जाता है सेक्रीफाइस। सोसाइटी की नज़रों में स्त्री का नाम आता है सेक्रीफाइस। जो सेक्रीफाइस करेगी वो आइडियल है। सच सुनना चाहोगे? ऐसा क्यों? सच सुनना चाहोगे? स्त्री सेक्रीफाइस नहीं करती है। स्त्री को खुद पता ही नहीं है कि उसको क्या चाहिए, और सोसाइटी में कभी इसकी ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। अगर बचपन से ट्रेनिंग दी गई होती कि तू चूज कर, तुझे क्या चाहिए, है ना, उसे वो इंडिपेंडेंस दी जाए कि तुझे चॉइस बनानी है, तुझे क्या पसंद है, तुझे क्या नहीं पसंद है, तुझे कैसे बैठना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, क्या करना है। बट कलेक्टिव कंडीशन हमारी ऐसी है कि बच्चियों को एक डर से पाला जाता है कि भाई बच्चियाँ सेफ नहीं है। माँ बाप कोई दुश्मन नहीं है, बेटियों के माँ बाप भी दुश्मन नहीं है ना, पर कल्चर जो है हमारा, या बाहर की आउटसाइड सोसाइटी जो है, या जिस तरीके से फीमेल को पोर्ट्रेट किया जाता है, तो उन सब के कारण एक फियर का माहौल भी रहता है।
तो बचपन से मैंने ये देखा है कि अगर मैं कैसे भी छोटी बच्ची होने के नाते अगर मैं बैठी हूँ तो मम्मी है बोली ये ठीक कर, है ना, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे बैठते हैं, ये दुपट्टा डालो, ऐसे क्यों पहना हुआ है। सो लाइक पहले ही डिफरेंशिएट इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब उसमें से हमें अपनी नई आइडेंटिटी खोजना बहुत मुश्किल लगता है और हर कोई ये करेज नहीं ला पाता है। तो फीमेल सेक्रीफाइस नहीं करती है, वो कंडीशन हो चुकी है और उसे पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में उसे क्या चाहिए। और इसका सिंपल रीज़न है उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है। अगर उसको ट्रेन करना शुरू करोगे या उसे थोड़ा सा माहौल बदल के उसके साथ अलग तरीके से बिहेव करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे वो खुद को खोज पाएगी बहुत आराम से। कोई सेक्रीफाइस नहीं होता है, अपने फियर होते हैं जहाँ पे हम खुद को चूज नहीं कर पाते। क्योंकि ज्यादातर बचपन में स्त्री को सिर्फ यही बोला जाता है तुम्हें बड़ा होना है, दूसरे घर जाना है, बाकी लोगों का सोचना है। और एक मेल को ये बोला जाता है ज्यादातर, ऐसे कंपैरिजन नहीं लेकिन ज्यादातर ये बोलते हैं कि आपको जिम्मेदारी निभानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा भी देखना है जब हम मतलब बूढ़े होंगे। लेकिन एक लेडी को नहीं बोला जाता, स्त्री को नहीं बोला जाता। इस प्रश्न के जवाब में अगर ऑनेस्टली कहूँ ना तो ये मेल और फीमेल की कंडीशनिंग ही है ना। अगर कोई बॉय चाइल्ड है रो रहा है तो घर में बोला जाता है क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, और अगर गर्ल चाइल्ड है और खुलकर बोल रही है तो क्या लड़कों की तरह पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये कंडीशनिंग बचपन से चली आ रही है और ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने जानबूझ के किया, वो भी कंडीशनड है। पर समय समय के साथ युग भी तो बदल रहा है, समय भी तो बदल रहा है, चीजें भी बदल रही है। सो पीछे से चली आ रही पैटर्न्स को ब्रेक करना ये हमारा काम है। तो अगर मैंने कई बार सुना है बचपन में, मेरी मम्मी से भी कई बार सुना है, मेरे घर में से भी कई बार सुना हुआ है कि तू ये नहीं कर सकती, ऐसे नहीं डिसीजन लेना है, ऐसे नहीं बोलना है, तो सामने कैसे बोल सकती है, किसी को ऐसे जवाब कैसे दे रही है। एंड आई वॉज फीलिंग उस समय पे भी कि मेरे अंदर से यही फील आया कि मैं ये बोलूं या मैं पार्टिसिपेट करूं या मैं अपनी बात रखूं, पर एक्सप्रेशन वॉज मिसिंग ड्यू टू फियर। सो जब आपके एक्सप्रेशन बचपन से दबा दिए जाते हैं तो वो एक्सप्रेशन बड़े होने के बाद आप कभी खोल भी नहीं पाते हैं जब तक आप उसको प्रॉपर प्रोसेस ना कर लो। तो मुझे अपनी आवाज़ उठाने के लिए या मुझे अपनी बात रखने के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। और मैंने जो लिमिटेड जो भी बाउंड्रीज थी या जो दायरे थे, सामाजिक दायरे, वो सब तोड़कर जब मैं अपनी दिशा में निकली या अपनी पहचान बनाने की ओर निकली ना, तो पीछे सब छूट गया, कोई नहीं था साथ में। पर फिर भी वो एक करेज था कि अकेली भी चलूंगी, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मैं अकेली भी चल सकती हूँ, पर मैं अपनी आवाज़ उठा के रहूंगी या अपने आप को खोज कर रहूंगी। तो वहाँ से पता चला कि और कुछ था ही नहीं, मेरे अपने ही डर थे जो बचपन से सुने थे, मम्मी से, पापा से, दादी से, किसी से, सबने वैसे ही जिया था, वही मैंने देखा था और मैं वैसे ही जीती जा रही थी। मेरे पास नया नज़रिया नहीं था, तो मैं अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं सकती हूँ। तो हज़ारों फीमेल आज भी ऐसी ही हैं जो उस कंडीशन से ही लाइफ जी रही हैं, जबकि आपको किसी ने बेड़ियों से बांधा नहीं है, कोई चेन नहीं लगी है कि आप उड़ नहीं सकते हो या आप अपने नए डिसीजन नहीं ले सकते हो, पर आपके फियर्स हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि आप उतने ही लिमिटेड रहो, उतने ही सेक्रीफाइस करो या आप उतने ही कंफर्ट जोन में बैठे रहो, है ना। और कई बार लगता है कि यार स्त्रियों पे अत्याचार हो रहा है, स्त्रियों पे अत्याचार नहीं हो रहे। सिंपली क्या होता है, स्त्रियों पे अत्याचार नहीं हो रहे, स्त्री खुद को चूज करना नहीं जान रही है और उसमें उसका भी दोष नहीं है, उसको सिखाया भी नहीं गया है। अब उसमें माँ बाप का भी दोष नहीं है, ये कलेक्टिव पैटर्न्स है, कंडीशनिंग्स है। बस सिंपल सी बात है, समय के साथ बदलना होगा। अब पुराने थॉट्स के साथ आज की जनरेशन में सरवाइव नहीं कर सकते हो। अगर स्त्री अपने लिए स्टैंड लेती है हमेशा, जैसे कि कुछ स्टैंड लेना अपने लिए, तो हमेशा सेल्फिश क्यों लगती है? गिल्ट है। इसको सिंपल वर्ड में हम कहेंगे कि स्त्री जब भी अपने लिए कुछ चूज करती हैं या अपनी आज़ादी चुनती हैं या अपने लिए कोई चीज़, कोई प्रायोरिटी, कोई फ्रीडम चूज करती हैं, एटलीस्ट बोल देते हैं घर से भी बोलते हैं, कई बार घर से भी रोकने की कोशिश होती है, पर उससे भी ज़्यादा इनर एनर्जीज की बात करें ना तो फीमेल खुद ही गिल्टी फील करती हैं फॉर चूजिंग हरसेल्फ। बहुत ज़्यादा। इसका सिंपल रीज़न है, ये गिल्ट भी कहाँ से आता है, तो कि स्त्री को कंडीशन कैसे किया गया है, वो ममता की मूर्त है ना, वो स्त्री हमेशा देती हैं और कंडीशनिंग ऐसी है कि वो भूखी रह जाएगी पर अपने बच्चे को खिलाएगी, या फिर वो पति की सेवा करेगी, पति परमेश्वर है। नो डाउट सारे कॉन्सेप्ट अगर हमारे एंशंट हैं तो इसका सिग्निफिकेंस है,
है ना, कि क्यों पति को परमेश्वर कहा गया है। हम्म, जब पति परमेश्वर है तो स्त्री भी परमेश्वरी हाँ, है ना, तो साथ वाइस है वर्सा। दोनों। कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल ये चलता है मैन वर्सेस वुमेन, ये ऐसा Yes, नहीं होना नहीं चाहिए, है। क्योंकि वो दोनों साथ हैं। सो कंडीशनिंग है, गिल्ट है, रिसीविंग गिल्ट होता है मेजर। अगर आप हम्म, बात करें कि फीमेल जब खुद को चूज करती है तो सबसे हम्म, ज्यादा वो ही गिल्टी फील करती है कि हम्म, मैं सेल्फिश कैसे हो जाती हूँ। कोई उसे बोलता नहीं है कि तू सेल्फिश है, बट हम्म, फीमेल खुद ही सेल्फिश फील करती है अपने आप को, क्योंकि उसने कभी खुद को चुना ही नहीं। हम्म, मेरी माँ ने कभी खुद को नहीं चुना, तो मुझे कभी वो विजन ही नहीं मिला कि खुद को चूज किया जा सकता है। हम्म। और मेरी मदर की हिस्ट्री देखो तो मेरी नानी ने कभी खुद को नहीं चुना। मैं जितनी भी मतलब स्त्री के साथ काम करती हूँ सब वर्किंग है, Yeah. तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है। जैसे कि मैं ज़्यादातर टीचर्स के साथ रहती हूँ प्रोफेशनली, तो वो हमेशा कि मेरे घर पे पता नहीं घर पे बच्चे कैसे होंगे, मतलब वो गिल्टी फील पूरा करती है। दिन मैं अंशिका मैं काम कर रही हूँ, मेरे बच्चे पता नहीं कैसे बड़े हो रहे हैं, मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ, उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पा रही हूँ, अपने काम नहीं छोड़ सकती हूँ वरना फिर करियर में पीछे रह जाऊंगी। वो हमेशा सिर्फ इसी चीज़ के बारे में सोचती रहती एक हैं। तरफ डिजायर है हाँ, और दूसरी तरफ सेक्रीफाइस है ना। डिजायर बोलती है कि मेरे जो अंदर डिजाइन पड़ी है या मेरी जो विशेस है, एम्बिशंस है, मुझे उसको फुलफिल करना है। पर उस एरिया में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ रहा है। तो लाइक हम जब सेल्फ मास्टरी की बात करते हैं ना, मैं एवरीवेयर, हर वर्कशॉप में, हर रिट्रीट में मैं सेल्फ मास्टरी सिखाती हूँ कि आपको कुछ चूज नहीं करना है और कुछ छोड़ना नहीं है। एट ए टाइम आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हैं अगर प्रॉपर ट्रेनिंग आपकी होती है और आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग अगर रीप्रोग्राम की जा सकती है, आपकी कंडीशनिंग को डिकंडीशन किया जाए और आप नई एजुकेशन सिस्टम का अगर पार्ट बनती है ना, तो यू कैन मास्टर योर सेल्फ। आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ना आप बच्चे को छोड़ेंगी, ना आप अपना एम्बिशन आप को। छोड़ेगी। दोनों चीज़ एक साथ कोप अप हो सकती है अगर नई पैटर्न्स को फॉलो करना शुरू करें तो। लव, सेक्रीफाइस और सेल्फ अबेंडेंट, इनमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? लव, सेक्रीफाइस एंड सेल्फ अबेंडनमेंट, ये तीन अलग दिशाएं हैं। जहाँ लव है वहाँ नो सेक्रीफाइस, नो सेल्फ अबेंडनमेंट। ठीक है, तो लव को साइड में रख दीजिए। ये दुनिया असली प्रेम क्या है ना उसको नहीं जान रही है अभी। ये दुनिया सच्चा प्रेम क्या है, असली प्रेम क्या है, ये नहीं जान रही है। ये दुनिया फैंटेसी बेस्ड लव को जानती है या इंटेंसिटी बेस्ड लव को जानती है, जहाँ पे कोई आशिक आपके पीछे दीवाना हो जाए और रोज गुलदस्ता लेके आ जाए तो उसको लगता है कि ये बहुत प्यार करता है मुझसे। हकीकत में दिस इज नॉट लव। लव इज वेरी डिफरेंट थिंग। दूसरा कि सेक्रीफाइस एंड सेल्फ अबेंडनमेंट, ये दोनों चीज एक ही हैं। अच्छा, जब आप सेक्रीफाइस करते हो आप अपने आप को अबेंडन कर देते हो, सिंपल सी चीज़ है। तो लव पूरी अलग चीज़ है और ये दो चीज़ें अलग है, ये तीनों कभी मिल नहीं सकती। और जहाँ लव होगा ना आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, क्योंकि प्रेम अपने आप में ही एक पूर्ण एहसास है। तो जब आप प्रेम की स्थिति में होते हो इट मीन्स यू आर फुल्ली इनटू यू। तो जब आप खुद में हो, आप खुद के साथ हो, आप प्रेजेंट हो, आप किसे अबेंडन करोगे? राइट। एक स्त्री की सेल्फ रिस्पेक्ट अचानक से या फिर धीरे धीरे किन चीजों से टूटती चली जाती है? सी, बचपन से जो कंडीशनिंग हुई है या ट्रेनिंग हुई है तो फीमेल कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाती, अपनी चॉइसेस नहीं बना पाती और उसे भी नहीं पता है, वो भी अनजान है ना, कि कैसे जीना है, कैसे अपने आप को चुनना है, कैसे बेहतर होना है। और उस कंडीशन में जब परिवार की तरफ से बार बार हर्ट, अब्यूज़ या वर्बल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ या किसी भी ना किसी तरीके का ह्यूमिलिएशन आता है ना, तब वो टूटती हैं, तब वो बिखर जाती हैं, तब वो भटकती भी हैं। सो फीमेल को अगर देखें, स्त्री को ईश्वर ने जो रचा है ना, वो धरती का सबसे कोमल और सबसे सुंदर जीव है, सबसे सुंदर। स्त्री को समझने के लिए सिर्फ प्रेम की भाषा चाहिए, कोई ज्ञान की भाषा नहीं चाहिए, कोई कंट्रोल और रूलिंग की लैंग्वेज नहीं चाहिए। स्त्री को सिंपल समझना है उसकी रिस्पेक्ट से, उसके प्रेम से। तो लाइक कोई भी स्त्री तब तक नहीं टूटती है जब तक बार बार उसके साथ अब्यूज़ नहीं होता है। अगर कोई चीज़ रिपीटेडली बार बार किसी ने की तो एक समय पे उसका लाइक दिल बिखर जाएगा, है ना, वो फिर अपने आप को समेट नहीं पाती। वैसे में स्त्री पूरे तरीके से बिखरती है। और इस ज़िंदगी में मैं अपनी बात करूँ ना तो 15 इयर्स मैंने ये ह्यूमिलिएशन झेला है, ये अब्यूज़ मैंने झेले हैं, तो मुझे पता है कि ड्रीमी स्टेट में होता है, क्योंकि ट्रेनिंग तो हमें मिली नहीं है ज़िंदगी कैसी होगी।
कभी वो ट्रेनिंग तो मिली नहीं कि ससुराल में जाकर तुम्हें क्या टास्क आएंगे या तुम्हारे साथ कैसे बिहेवियर किए जाएंगे। हमने तो वही देखा जो मम्मी पापा के साथ हुआ, दादा दादी ने जैसे बिहेव किया या लोगों ने जैसे बिहेव किया या आपस में मम्मी पापा कैसे रहे, हमने तो वही विजन्स देखे हैं। तो हमें भी वैसा ही है कि ज़िंदगी कैसी होगी। तो एक यूथ में, यंगर एज में हमारी एक सपनों की दुनिया होती है, राइट, और एक वास्तविकता डिफरेंट आती है। और वहाँ जब ईगो क्लैशेस होते हैं और जब बार बार अब्यूज़ आते हैं ना, तो वो जो अंदर कोमल सा मन है वो बार बार टूटता है। अब एक्सप्रेस नहीं कर पाती फीमेल, क्योंकि उसे भी नहीं पता है कुछ चाहिए तो सही, लेकिन किसी से वैलिडेशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, लव चाहिए, पर सामने से वो मिल नहीं पाता है क्योंकि वो खुद को भी नहीं दे पा रही है। सो धीरे 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 वो टूटना बिखरना शुरू कर देती हैं और फिर उनको लगने लगता है शायद मेरी लाइफ यही है। हाँ, एक्सेप्ट हो जाता है कि शायद, और सिखाया भी गया होता है। हर कोई यही बोलता है एडजस्ट करो, सेक्रीफाइस करो, घर में 2 बर्तन होंगे वो आवाज़ तो करेंगे ही, और यही जीवन होता है। मेजर आज इस विषय पे बात करने का रीज़न भी ये है कि मैं पिछले कई सालों से वर्क करती हूँ और मेजर फीमेल्स के साथ ही काम करती हूँ। तो जनरली जब भी रिट्रीट या वर्कशॉप अटेंड करने की बारी आती है तो मुझे कॉल आते हैं, वो शेयर करती हैं कि मैम कुछ भी हो जाए मुझे आना है। और मैं पूछती हूँ क्या रोकता है आपको, कैसे आऊँ मैम, हस्बैंड से कैसे बात करूँ, पैसे कहाँ से आएंगे, बच्चे को किसके पास छोड़ के आऊँ। करना तो है पर बहुत सारे लेवल पे गिल्ट, बहुत सारे हकीकत में ऑब्स्टिकल कुछ होते भी नहीं है। फीमेल के अपने ही माइंड मेकअप्स इतने होते हैं या फियर्स इतने होते हैं कि उसने खुद ही जाले बना के रखे हुए हैं। वो अपनी बात ही नहीं कह पाती, उन्हें पहले से लगता है कि मैं अपनी बात मतलब कैसे बोलूंगी। सिंपल, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। फर्स्ट आंसर जो मैंने दिया था ना कि ओनली फॉर द बिलोंगिंग, मैं जुड़ी रहूं परिवार के साथ। क्यों? तो कि परिवार से अलग हो गई तो अपमान होगा, बेइज्जती होगी, कौन फिर मुझे कैसे देखेगा, मेरी सुरक्षा का क्या, सर पे एक छत होनी ज़रूरी है, एक पति का टैग होना ज़रूरी है ना। एक फैमिली में समाज कैसे देखेगा, मुझे अपनाएगा नहीं, बहिष्कृत कर देगा, ऐसे बहुत सारे फियर्स होते हैं। एंड डे बाय डे जब मैं फीमेल्स के साथ काम करती हूँ तो रेगुलर बेसिस पे हम ऐसे न ऐसे इश्यूज़ को देखते हैं और उनको डिकंडीशन करना या उनको ट्रीटमेंट देना या उनके ट्रॉमा से बाहर निकालना, कई बार वो चीख कर होती है, कई बार अंदर का जो ग्रीफ है वो बुरे तरीके से बाहर निकलता है। और उस समय पे जो उनको हम हूंफ देते हैं या संभालते हैं तो वो ज़िंदगी में उनको पहली बार महसूस होता है कि प्रेम क्या होता है, ये खुलापन क्या होता है, फ्रीडम क्या होती है। हर कोई जब भी रिट्रीट में आता है या ट्रांसफॉर्म करता है तो वो फील करता है कि पहली बार बटरफ्लाई की तरह मैं उड़ पा रही हूँ। लाइक ये एक रीबर्थ जैसी प्रोसेस हो जाती है। सो इतनी स्ट्रगल से, और अभी जो करंट जनरेशन है ना उनको इतने ट्रॉमा नहीं है, पर ये जो 80s के बाद की जो जनरेशन है, 80s टू 2000 तक की जनरेशन, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है। और उससे पहले की जो 60 टू 80 वाली यानी हमारे पेरेंट्स वाली जो जनरेशन है वो तो बिल्कुल ईगो में फ्रीज हो चुकी है। वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कोई चांस नहीं है, उन्होंने तो सेक्रीफाइस कर लिया है कि भाई यही समाज, मानते भी नहीं है इस चीज को ना वो राम नाम का जाप करेंगे या किसी ईश्वर को समर्पित कर देंगे या किसी भी तरीके से दे आर सेटल्ड कि भाई यही समाज है, यही जीवन है, यही सुख दुख है, इसमें कुछ बदलाव नहीं आ सकते हैं और अब तो मरेंगे तभी ये सब खत्म होगा। दे आर क्वाइट सेटल्ड। पर जो 80s से 2000 तक की जो जनरेशन है वो ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। उनके पास अब दोनों व्यूज़ हैं, दुख भी है, मैट्रिक्स भी फील कर रही है और दूसरी तरफ उड़ान भी भरनी है। एंड 2000 के बाद की जो जनरेशन आई है 2002 टू 2020, ये जो थर्ड ब्रीड जो आई ना वो काफ़ी फ्री है क्योंकि सारा जो ट्रॉमा है या मैट्रिक्स है वो 80 टू 2000 वाली जनरेशन ने होल्ड किया हुआ है। तो मेजरली मैं काम करती हूँ 30 की एज से लेकर 35-45 तक की एज की फीमेल के साथ। मेजर मेरा जो ग्रुप है, मुझसे कनेक्ट करने वाले लोग हैं, वो 30 से लेकर 45 तक के हैं और वो जनरेशन 80 टू 2000 तक की है। तो इस जनरेशन में मेजर ट्रॉमा स्टोर्ड है और इनको यहाँ से निकालना, इनको ट्रांसफॉर्म करना और निकालने के पीछे का भी एक रीज़न है कि अगली जनरेशन को माँ चाहिए, पापा चाहिए, फैमिली चाहिए, पर माँ तो लॉस्ट है अपने पेन में, राइट। बच्चे को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए? फर्स्ट रूट आपके पेरेंट्स, ठीक है,
दूसरा क्या चाहिए, वो फ्रीडम चाहिए कि वो एक्सप्रेस कर पाए। पर यहाँ मदर जो के उनकी अपने मम्मा फियर्स, ने सहा है वो ना सहे। यस, सो मदर के अपने फियर्स हैं या फादर के अपने पैटर्न्स हैं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन को उड़ने नहीं देगी। अब ये नेक्स्ट जनरेशन तो जेनजीज हैं, दे आर फ्री, क्वाइट फ्री, तो उनके पास अपने विजन्स हैं और ये बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। पर पीछे के जो फियर्स हैं और पीछे का जो पुल है उसको ब्रेक करना, उनकी इंडिपेंडेंस के लिए भी अलाउ करना, प्लस ये जो ब्रीड है जो सफ़र करी है, स्ट्रगल करी है, उनके ट्रॉमास को रिलीज करने से क्या होता है एक्चुअली, इसके पीछे भी थोड़ा सा डीप जाते हैं अगर हम, तो एक फीमेल अगर अपने आप को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म करती है ना, तो घर का मेल, घर के बच्चे, घर के लोग सभी उसके इर्द गिर्द हील हो जाते हैं, क्योंकि स्त्री से ही पूरा घर है। पूरा घर है। और जब फीमेल खुश होती है ना तो घर महकता है, प्रॉस्पेरिटी भी उतनी बढ़ती है, जिंदगी में हर रुकावट अपना रास्ता खोज लेती है अगर फीमेल खुश रह सकती है तो बहुत ज़रूरी है कि एक फीमेल अपने आप को तराशे। बहुत सी स्त्री डिसरिस्पेक्ट को साइलेंटली टॉलरेट कर लेती हैं, ऐसा क्यों? डर। एक ही वर्ड में अगर आंसर दूं तो डिसरिस्पेक्ट को साइलेंटली टॉलरेट करने का रीज़न सिर्फ फियर है कि अगर मैं ये डिसरिस्पेक्ट अगर टॉलरेट नहीं करूंगी तो क्या होगा, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं अपने आप से कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, मुझे कोई कामकाज नहीं आता, पैसा नहीं कमा सकती हूँ, है ना। अगर मैंने ऐसा किया तो समाज मुझे कैसे देखेगा, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। बस इन्हीं रीजंस के कारण वो सारी डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करती जाती हैं और कोई रीज़न नहीं होता, फियर, ओनली फियर कि क्या हो जाएगा। जबकि ये सालों तक जब सहती है ना, इस डर के कारण भी सालों तक जब सहती है ना, तो एक दिन तो ऐसा आता है कि ये काली या चंडी बन जाती है। एक दिन तो ऐसा आता है कि सहते 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 वो बॉम्ब फूट जाता है, ब्लास्ट करती हैं, फिर सब तहस नहस करेगी। जो डिसरिस्पेक्ट को हम लगातार सालों तक फेस करते हैं, अगर उसको जिस समय पे हमें पता चले कि ये डिसरिस्पेक्ट है और हमें खुद को अच्छा नहीं लग रहा है, उसी समय अगर फियर से ऊपर निकलकर हम अपना स्टैंड लें तो चीज़ें बदल जाती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये अनुभव किया है। मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी यहाँ पे। मेरे पापा हमेशा ना हर चीज़ को बोलते थे, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना। उनको अपने फियर्स थे और मुझे उनको पूछते हुए ऐसा फील होता था कि पापा मना ही करने वाले हैं, पापा ना ही बोल देंगे। तो भी मैं धीरे धीरे ये सीख चुकी थी कि मुझे जिस दिशा में जाना है या मुझे जो करना है मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे अपना स्टैंड लेना होगा। तो एक बार मैंने डरते डरते पापा से पूछा कि पापा मुझे यहाँ जाना है और मैं ये करने वाली हूँ। देन पापा ने बोला नहीं करना है। तो मेरे मुंह से एकदम से निकला, कोई प्लान नहीं था कि मैं पापा को सामने बोलूँगी, लेकिन लाइफ में वेरी फर्स्ट टाइम मैंने पापा को बोला, पापा आप मना करो या हाँ करो, मैं जाने वाली हूँ। और वो इतनी स्ट्रेंथ से निकला, तो पापा ने सामने, मुझे लगा कि पापा अभी तो फट जाएंगे और न जाने क्या क्या आएगा एट द एज ऑफ 35। हाँ, मैं कोई बच्ची नहीं थी तब, एडल्ट। पर किसको एडल्ट कहते हैं हम? 35 साल की उम्र पे मैं अपने पापा से पूछ रही हूँ कि पापा मैं ये करूँ, और पापा बोलेंगे हाँ बेटा कर, तो मैं करूँगी। हम इस प्रकार के एडल्ट हैं। मुझे लगा कि पापा बिल्कुल नाराज़ हो जाएंगे, डांटेंगे, कुछ होगा। पापा ने बोला ठीक है फिर तेरी मर्जी है, तुझे नहीं मानना है तो तुझे जो समझ में आए कर। तो उस समय पे लगा कि एकदम से ऑपोजिट रिएक्शन कैसे आया, और ऐसा लगा कि पापा नाराज़ हो जाएंगे। तो अंदर से आवाज़ आया ठीक है 2-4 घंटे नाराज़ रहेंगे फिर बोलना शुरू कर देंगे। मैंने उस दिन बिल्कुल देखा नहीं कि पापा क्या फील करते हैं, और मैंने जो चूज़ किया वो मैंने काम किया। दूसरे दिन से पापा नॉर्मल थे, कुछ बात ही नहीं थी। पर उस दिन से मुझे उस प्रकार की फ्रीडम के लिए किसी ने रोका नहीं। दैट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम कि उस डर से ऊपर निकलना कि पापा नाराज़ हो जाएंगे। आई वॉज अ प्लीज़र चाइल्ड। सो ऐसी हज़ारों फीमेल हैं कि जो एक बार एक स्टेप लेना है वो ही नहीं लेती पूरी ज़िंदगी भर। और कई बार कोई मुझे 2018 में मिला है, 2020 में मिला है, अब जाके 2025 में मिल रहा है या 26 में मिल रहा है, तो मुझे बोलता है कि मैम आपसे मैं 2020 से मिली थी या 22 से मिली थी, तभी स्टेप ले लिया होता तो इतने साल क्यों वेट किया। मैंने कहा वो अपने आप से पूछो क्यों वेट किया। एक स्टेप लेना होता है, एक स्टैंड लेना होता है और आप निकल सकते हो, अपने लाइफ बदल सकते हो।
और मुझे ऐसा लगता है अगर हम अपने पेरेंट्स को अपनी चीज़ समझाएंगे, बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे ही नहीं शायद, तो वो कैसे समझेंगे? एक बार तो थोड़ा तो बोलना पड़ेगा ना उस चीज़ के लिए। इट इज़ लाइक पेरेंट्स की बात हम अभी कर रहे हैं। समझ लो कि क्या आप 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, डू यू फील दैट यू आर एडल्ट? आप 40 साल के हो, अंदर से अगर पूछे कि आपको अंदर से क्या फील आ रहा है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, सो आपका फिजिकल बॉडी ग्रो कर गया, पर आपका जो चाइल्ड सेल्फ है वो अंदर छोटा रह गया। तभी तो किसी की परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। किसी के बिना आप बाहर नहीं निकल सकते हो, किसी के सहारे के बिना आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, करियर चूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट एडल्ट। इन द एडल्ट बॉडी देयर इज चाइल्ड, वो अंदर बच्चा बैठा हुआ है जो ग्रो नहीं कर रहा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको हर स्टेप पे किसी की परमिशन लेनी है, हर स्टेप पे किसी को पूछना पड़ेगा, किसी का अप्रूवल चाहिएगा, अप्रिशिएशन चाहिएगा। जैसे मेरी मम्मी पूछती है पापा से हर चीज़, क्योंकि हम तो अभी मतलब हमारी जनरेशन थोड़ी चेंज हो गई है, तो अगर मैं खुद को इमेजिन करूँ तो शायद उस चीज़ को ना कर पाऊँ, लेकिन मैं अपनी मम्मा को करूँ तो मेरी मम्मी हर चीज़, मेरी सारी बात दिखाई देगी आपको। हाँ सब, मैंने वो इमेजिन, मेरी मम्मी हर चीज़ पापा से पूछती है, हाँ। या फिर अपनी मतलब मम्मा मेरी नानी से पूछती हैं या फिर नाना से पूछती हैं, हर चीज़, मतलब खुद से ज़्यादा नहीं वो डिसीजन लेती हैं। उनके पास अपने क्लियर डिसीजंस नहीं है। हाँ। लाइक उनको ना वो ट्रेनिंग मिली है, ना वो माहौल मिला है, ना उन्होंने कभी वो चॉइस बनाई है। और शायद उनको क्या पता मैम, ये भी फील होता हो कि शायद मैं जो डिसीजन लूंगी अगर वो गलत हो गया या फिर गलत हुआ या मैं नहीं ले पा रही हूँ। इसका भी एक्सपीरियंस बताती हूँ। 35 ईयर्स तक मैं अपनी जिंदगी के डिसीजन नहीं लेती थी, ये सोचकर कि फेल हो गई तो क्या करूंगी, और बाय डिफॉल्ट फेल हो जाती थी। पर फेल होने के पीछे मेरे पास क्या था पता है? किसी को दोष देना। पापा ने मुझे पढ़ने नहीं दिया ना, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई अपनी जिंदगी में। मुझे लोगों ने वो अलाउ नहीं किया ना, वरना मैं तो बहुत कुछ करना चाहती थी। कोई कितनी फीमेल्स ऐसी होती कि मेरा पति मना करता है, मैं तो जाना चाहती हूँ, मैं तो बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मेरा पति मना करता है। उसके पीछे हिडन फियर होता है कि आप डर रहे हो, आपको कोई रोकता नहीं है, आप डरते हो। सो मैं डायरेक्ट बंदूक नहीं फोड़ पाऊंगी, तो मैं किसी के कंधे पे रखकर, किसी ने मुझे रोका है तो मैं जिंदगी में सफल नहीं हो पाई। इसका कारण है कि किसी ने मुझे रोक लिया। बहुत आसान है ब्लेम करना, उंगली बताना, किसी को दोष देना। बहुत मुश्किल है अपनी जिम्मेदारी लेना कि मैंने स्टेप नहीं लिया, मैंने स्टैंड नहीं लिया, या मैंने क्लियर चॉइस नहीं बनाई, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। और अगर आज नहीं बनाऊंगी तो आगे भी मैं यही रहूंगी, कुछ नहीं बदलेगा। अगर हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपकी रील्स पे देखी, वीडियोस देखी, तो इमोशनल डिपेंडेंसी, क्योंकि वुमेन्स कहीं ना कहीं, स्त्रियां अपने इमोशंस में ही इतने डैमेज हो चुकी हैं कि उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। तो इमोशनल डिपेंडेंसी और जेन्युइन लव में क्या फ़र्क है? इमोशनल डिपेंडेंसी हमेशा ना वैलिडेशन सीख करेगी, अप्रूवल सीख करेगी। वो हमेशा किसी, जैसे आपने क्रीपर सेल्फ की बात मैं हमेशा करती हूँ, ये एग्जांपल बहुत पावरफुल है। आपने कोई एक ऐसा बड़ा पेड़ देखा होगा जिसके ऊपर बेल ऐसे लटक के ऊपर चढ़ती है ना, तो वो है क्रीपर सेल्फ। अब जिसने अंदर से महसूस कर लिया कि मेरे अंदर वो शक्ति ही नहीं है, मेरे अंदर वो पावर ही नहीं है कि मैं अपने से कुछ कर पाऊँ, तो वो क्या करेगी, जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है उसके ऊपर लद के खड़ी होगी, किसी के सहारे से खड़ी होगी। इसे हम क्रीपर सेल्फ कहते हैं, है ना। सो क्रीपर्स जो होते हैं ना, वो बेलें जो होती है वो किसी पे लटक के बड़ी होती है। तो क्रीपर सेल्फ कैसी होती है? सेल्फ मीन्स आइडेंटिटी, ओके। सो क्रीपर सेल्फ हमेशा किसी का सहारा लेती है या इमोशनल सपोर्ट लेती है, जहाँ पे उसे लगता है कि मैं अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाऊंगी, या मैं अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाऊंगी, समझ नहीं पाऊंगी। तो वो कुछ भी करना चाहती है, पर किसी के अप्रूवल से, किसी के सपोर्ट से। सपोर्ट लेना बुरी बात नहीं है। मैं आज सबके सपोर्ट से यहाँ खड़ी हूँ, है ना। एवरीवन इज सपोर्टिव टू मी, बट सपोर्ट मैं अधूरी हूँ और मुझे सपोर्ट चाहिए, ऐसे नहीं। मैं पूर्ण हूँ और मैं सबके साथ आगे बढ़ूंगी, दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर उसके बाद भी अगर जिंदगी को किसी के साथ से, सपोर्ट से जिया जाए तो और खूबसूरत हो सकती है। तो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, कि अकेले चल रहे हैं हमें कहीं जाना है और अकेले चल रहे हैं और साथ में कोई और आ गया तो बातें करते करते चले जाएंगे। या फिर मैं बहुत ज़्यादा वजन उठा के चल रही हूँ और कोई आ गया तो ले भाई आधा आधा उठा लेंगे।
तो इस तरीके का ज़िंदगी में सपोर्ट ज़रूरी है। सो जब आप कहते हैं कि इमोशनल डिपेंडेंसी और एक प्योर लव क्या होता है, वो अपने आप में पूर्ण है। मैं इनकम्प्लीट नहीं हूँ, आई एम कंप्लीट विद इन माई सेल्फ। बट प्योर लव क्या है, मैं भी कंप्लीट, तू भी कंप्लीट, चल मिल के साथ चलते हैं। सो दोस्ती में कई बार आपने देखा होगा कि दो दोस्त हैं, दोनों में इनकम्प्लीशन है, दोनों में कंप्लीशन भी है, कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बात भी है, तब भी दो दोस्त मस्त चलते हैं, है ना। दैट इज लव, दैट इज बॉन्ड। पर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में क्या होता है, जनरली एक्सपेक्टेशंस में आ जाते हैं हम, तो इमोशनल डिपेंडेंसी आ जाती है, वहाँ लव गायब हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, अपने अपेक्षाओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे पे लद जाते हैं। तो अब मेरी ये इच्छा है तू पूरी कर, ये कहता है मेरी ये इच्छा है तू पूरी कर, वहाँ ईगो क्लैशेस होते हैं, वहाँ लव नहीं होता, इमोशनल डिपेंडेंसी होती है। सो ये डिफरेंस है दोनों में। अगर हम इंडिपेंडेंसी की बात करें, फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात करें, तो एक स्त्री की लाइफ में फाइनेंशियल मतलब डिपेंडेंसी कितना इम्पैक्ट ला सकती है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट ओनली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फीमेल हमेशा अपने आप को प्रूव करने के लिए काम कर रही है ना, कि समाज में जो डिसबैलेंस है, तो कई बार हमें लगता है कि हमारा वजूद होना चाहिए, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करें, हम अपने आप से कुछ कमाएं ताकि किसी का अब्यूज़ ना ले, वहाँ पे भी एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से भी ज़्यादा स्त्री की अपनी स्वतंत्रता होनी ज़रूरी है। इट इज़ नॉट अबाउट ऑलवेज अबाउट अर्निंग मनी, कि आपको जाकर पैसे ही कमाने हैं, नहीं, पहले खुद का वजूद खोजो, फिर अपनी क्रिएटिविटी खोजो कि आपकी स्किल क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है। पता है, मेजर फीमेल को, अभी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि मेजर फीमेल को सेक्रल चक्रा डैमेज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लॉक्ड हो जाती है या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, यूट्रस के प्रॉब्लम्स होते हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सब क्यों होते हैं, कभी आपने सोचा है इसका क्या रीज़न है? बिकॉज आप अपने क्रिएटिव फ्लो को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। सो जब आप अपने आप को सेक्रीफाइस करोगे और आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को सप्रेस करोगे, तब तक आपका सेक्रल चक्र डैमेज होता रहेगा और उसमें मल्टीपल ब्लॉक्स आते रहेंगे, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल या फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स या यूट्रस के प्रॉब्लम्स, फाइब्रॉइड, ये सब कुछ किसी न किसी डिसीज के फॉर्म में जनरेट होता रहेगा। और जैसे ही फीमेल अपनी क्रिएटिविटी का फ्लो ढूंढ लेती हैं, कोई वर्क, कोई जॉब, कोई एक्सप्रेशन, कोई घर में बैठकर आप पेंटिंग ही बना लो, घर में बैठकर कुछ गुथाई काम ही कर लो, कुछ तो ऐसा क्रिएटिव करो जो आपको खुशी दे। कुछ नहीं तो म्यूजिक सुनो, कुछ नहीं तो डांस करो, बट आपकी जो एनर्जी है वो आपके अंदर आती है कुछ क्रिएट करने के लिए। और मेजर फीमेल्स एक्सप्रेस ही नहीं करती, क्रिएट ही नहीं करती, वो एनर्जी कहाँ जाएगी, कहीं ब्लॉक हो जाती है, और जहाँ फ्रीज हो जाती है वहाँ डिसीज क्रिएट करती हैं। तो फीमेल को पैसा कमाने के लिए बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, वो कर सकती है, बेस्ट है, महीने के लाखों कमा सकती है, बेस्ट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट एटलीस्ट फाइंड योर ओन क्रिएटिव एक्सप्रेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कई बार होता है कि लोग क्या कहेंगे, इसका प्रेशर कहीं ना कहीं एक स्त्री को बहुत ज़्यादा लिमिट कर देता है। सी, इसको मैं कहूँगी, आई एम जजिंग पीपल दैट दे विल जज मी। अंडरस्टैंड द डायलॉग, आई एम जजिंग पीपल दैट पीपल इज जजिंग मी। अब लोग मुझे जज कर रहे हैं या मैं उनको जज कर रही हूँ, है ना। मैं ये जज कर रही हूँ कि लोग मुझे जज कर रहे हैं और इसमें फालतू की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो ये बिल्कुल फालतू का थॉट है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहते हैं। जब आप भूखे सो जाते हैं तो भी लोग कुछ नहीं कहते हैं, जब आप खूब पैसा खर्च करते हैं तो भी लोग कुछ नहीं कहते हैं। ये आप ही हो जो लोगों को देखते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को इतनी वैल्यू क्यों देनी है कि वो आपको कुछ, आपने खुद को वैल्यू नहीं दी है। तो जैसे कहते हैं ना कि खाली घड़ा जो होता है ना वो ज़्यादा खटकता है, वो आवाज़ करता है ना। सो अगर मटकी आपकी खाली है और उसको बजाओगे तो ज़्यादा बजती हैं। तो इंटरनली यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर सेल्फ। इंटरनली आपने अपनी स्किल को, टैलेंट को नहीं पहचाना, तो आप आर्टिफिशियल लाइफ क्रिएट करोगे अपनी, और कंटिन्यूसली आप खुद को जज करोगे, बिकॉज फ्रॉम इनसाइड यू नो दैट आई एम नॉट राइट, आई एम नॉट अलाइंड, आई एम नॉट परफेक्ट। और फिर वो अंदर का डर बाहर दूसरों की आंखों में देखता है कि जो मेरे अंदर खामी है, खाली है, एम्प्टीनेस है, वो सामने वाला देख लेगा। दैट इज लोग क्या कहेंगे, नथिंग एल्स।
एक स्त्री क्या शादी के बाद अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देती है या फिर कॉम्प्रोमाइज करती है? इस समाज में तो 100% खो देती है। ठीक है, अगर स्त्री अपना दूसरा समाज तैयार करे, एक नई दुनिया या एक नई ऐसी दुनिया खोजे जहाँ पे एक्सप्रेशन, नॉन जजमेंटल स्पेस और क्रिएटिविटी हो, तो हो सकता है कि वो अपने एक्सप्रेशंस पाएगी। पर इस समाज में तो वो खो देती है, दैट इज़ 100%, क्योंकि कंडीशनिंग ऑलरेडी चली आ रही है और इसको बदलने के लिए बहुत लेस एफर्ट हो रहे हैं, है ना। तो हर एक व्यक्ति को, हर फीमेल को अपने लिए जो भी चेंजेस लाने हैं, कि जनरेशन पैटर्न को भी हमें ब्रेक करना होगा, चाइल्डहुड कंडीशन को भी ब्रेक करना पड़ेगा, और मुझे अपनी लाइफ में क्लियर डिसीजंस लेने होंगे कि व्हाट आई एम एक्चुअली फीलिंग, मुझे क्या चाहिए लाइफ में, मुझे क्या करना है, अगर कुछ करना है तो क्यों करना है ना। इट इज़ ओनली नॉट टू प्लीज माई फादर। कई बार मैं अपनी आधी ज़िंदगी मैंने अपने पापा को प्लीज़ करने में बिता दी है। मैं उनको प्रूव करना चाहती थी कि मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ, मेरे वजह से आपने जितना स्ट्रगल किया है ना, आई वॉन्ट टू रीपे माई फादर। सो आधी ज़िंदगी मैंने ऐसे बिताई है, आई वॉन्टेड टू प्लीज़। ठीक है, पर जब मुझे ये समझ में आया कि मैं उनको कभी खुश नहीं कर पाऊंगी, खुश होना या दुखी होना वो माँ बाप की अपनी चॉइस है ना। मैं किसी व्यक्ति को ना खुश कर पाऊंगी ना उसको दुखी कर पाऊंगी, पर मैं जो कर सकती हूँ ग्राउंडेड होकर, ऑथेंटिक होकर, वो मैं कर पाऊंगी। तो उस मोमेंट से जब मैंने खुद को चूज़ करना शुरू कर दिया ना, तो वहाँ से मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस करना भी बंद कर दिया, और वहाँ से मैंने अपने एक्सप्रेशंस, अपने क्रिएशंस, तो आज मैं पूरी एक ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप कर चुकी हूँ जहाँ नॉन जजमेंटल स्पेस है। कोई किसी को जज नहीं करता, कोई रो रहा है, हंस रहा है, बात कर रहा है, सब एक्सप्रेस कर सकते हैं, सब अपनी बात खुलकर बता सकते हैं। पर उस समाज में मैं सेक्रीफाइस्ड हुई थी, मैं सप्रेस्ड हुई थी, मैंने वो समाज ही छोड़ दिया। समाज मुझसे है, मैं समाज से नहीं हूँ। मुझे ऐसे समाज की ज़रूरत नहीं है जो मेरी कमियों को मेरे सामने लाए। कमियां हम सब में है, हर व्यक्ति में कमियां हैं, कोई एक इंसान तो दिखाओ जिसमें कमी ना हो। तो मुझे उस समाज की ज़रूरत नहीं है जो मास्किंग के साथ जीता हो, जो ढोंग के साथ जीता हो, है ना। हमें ऐसे समाज की ज़रूरत है जो ऑथेंटिक वे पे लाइफ जीते हो, कि हर एक व्यक्ति अपना हर प्रकार का चेहरा दिखा पाए, ना कि आप घर में रो रहे हो और आप बाहर अच्छा मुंह दिखा के चल रहे हो, है ना। या फिर आप ईश्वर के नाम पे, भगवान के नाम पे, मंत्रों के नाम पे ढोंग, आप धर्म के नाम पे कई सारे ढोंग कर लेते हो, बट घर के अंदर जो कलेश हैं या घर के अंदर जो डिसबैलेंस हैं, उसको हम बिल्कुल क्लियर किए बिना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वैसे समाज की हमें ज़रूरत नहीं है, एंड समाज हमेशा मुझसे है, मैं समाज से नहीं हूँ। अगर हम बाउंड्रीज की बात करते हैं तो बाउंड्रीज सेट करना किसी स्त्री के लिए अनकंफर्टेबल क्यों जाता है? क्योंकि बाउंड्रीज सेट करना आपको सिखाया नहीं गया ना। बाउंड्रीज सेट करना सीखना पड़ेगा। कितनों को ये नहीं पता है कि बाउंड्रीज सेट कैसे करनी है, कब ना बोलना है, कब हाँ बोलना है, क्योंकि फियर्स काम कर रहे हैं। जब मुझे ना बोलने की बारी आती है तब भी मैं हाँ बोल के चली आती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी फ्रेंड ने कॉल किया कि तू आएगी क्या मेरे साथ, तो मुझे ना बोलना है, पर मैं हाँ बोल के चली आती हूँ। क्यों? तो कि मेरी फ्रेंड मुझसे छूट ना जाए, है ना। कई बार घर में कुछ काम है, कोई गेस्ट आ गए, मुझे बोलना है कि अभी मेरी और प्रायोरिटीज़ हैं, मेरी मीटिंग्स हैं, है ना, तो मैं अभी आपको अटेंड नहीं कर पाऊंगी। सो आप आने वाले थे तो आपको पहले से कॉल करना चाहिए था। तो वो नहीं बोल पाते, हम बोलते आओ आओ, बैठो बैठो, पियो पानी, है ना। हम ये नहीं बोल पाते कि अरे मेरी क्लास है। तो बाउंड्रीज कैसे सेट करोगे जब आपको पता ही नहीं है? क्योंकि सेक्रीफाइस करना ये हमारी टेंडेंसी बन चुकी है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि बाउंड्रीज तो हमारे ऊपर सेट करी गई है, हम किसी के ऊपर क्या करेंगे। यस। दूसरा कि अगर मैं गेस्ट को ना बोल दूंगी या मैं अपनी प्रायोरिटीज बताऊंगी या मैं अपनी चॉइसेस बनाऊंगी तो वो बुरा मान जाएंगे, ठीक है, या फिर मुझे जज करेंगे, मेरे बारे में बातें बनाएंगे, 4 लोगों को बोलेंगे इसने हमारे साथ ये किया। तो ये जो टर्म्स हैं सारी, कोई बुरा दिखना नहीं चाहता है। सीधी बात बताऊंगी, कोई भी बुरा दिखना नहीं चाहता है, सबको अच्छा चेहरा ही दिखाना है। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बोलूंगी कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो आप मुझे कैसे देखोगे? क्या अरे इसने तो मुझे मना कर दिया, तो मतलब मैं बुरी दिख जाऊंगी। सो आई डोंट वांट टू लुक बैड, मुझे बुरा नहीं दिखना है। तो पहली मास्किंग यहाँ हो जाती है। दूसरी मास्किंग है फियर ऑफ लूजिंग, है ना, कि अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दूंगी तो सामने वाला तो बुरा मान जाएगा, फिर तो आएगा ही नहीं, सो आई विल लूज देम।
तो फियर ऑफ लूजिंग, अगर मैंने लूज कर दिया तो मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी। तो तीसरा मास्क आता है हमारा बिलोंगिंग, हमें लगता है कि हमें उनकी ज़रूरत है और उनके बिना हम जी नहीं पाएंगे। तो अकेले पड़ जाने का जो डर है वो है लोनलीनेस। बिलोंगिंग कहाँ से आती है? आप अंदर से खोखले हैं, अंदर से खाली हैं, तो आप अकेले पड़ जाएंगे, अकेले जी नहीं पाएंगे, खुद के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। तो यू नीड पीपल अराउंड यू, कि जिनके साथ फेकनेस के साथ भी आप जिंदगी जीने को तैयार हो। तो ऐसे मास्किंग के साथ हम जिंदगी जीते हैं, इसलिए हम हेल्दी बाउंड्री कभी नहीं बना सकते। मुझे जब ना करना है मैं उस चीज़ को ना करूँगी, मुझे जब कोई चीज़ हाँ बोलनी है तो मैं हाँ बोलूँगी, पर जब ना करना है और हाँ बोल दूँ, जब हाँ करना है और ना बोल दूँ, तो ये बाउंड्रीज का मैटर है कि ये कभी सेट नहीं हो पाती। और ये मेजर इश्यूज आता है कि इसकी ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके लिए वुमेन का इंडिपेंडेंस का एक्चुअल मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस को अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूँ तो इसको स्वतंत्रता बोलेंगे, है ना? स्वतंत्रता, आज़ादी, आज़ादी, है ना? इंडिपेंडेंस मतलब क्या? स्वतंत्रता। सो स्वतंत्रता और स्वच्छंदिता दो चीज़ में अंतर है। फीमेल, कई बार फीमेल बहुत पतली बाउंड्री है, इसको समझ नहीं पाती है। सो जो फीमेल एम्बिशन के पीछे दौड़ रही है, डिज़ायर्स के पीछे दौड़ रही है, वो स्वच्छंद होती जा रही है और इसकी वजह से कलेश बढ़ जाता है। घर में, संसार में, परिवार में, रिश्तों में कलेश बढ़ जाता है। तो स्वच्छंदिता नहीं, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्र स्त्री अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाती हैं, अपने विचारों को खुलकर जानती हैं, अपनी एनर्जी के प्रति वाकिफ होती हैं। गुस्सा करने के टाइम वो गुस्सा ही करेगी और प्यार दिखाने के समय वो प्यार ही दिखाएगी। सो उसके हर एक्शन और इमोशंस बैलेंस होते हैं। वो स्त्री स्वतंत्र है, चाहे फिर वो जॉब करे या ना करे, चाहे वो कोई क्रिएटिव वर्क करे या ना करे, पर वो स्त्री स्वतंत्र है। और जो स्वच्छंद स्त्री होगी ना, उसके इमोशंस बैलेंस नहीं होंगे, वो इमोशनल हाइज एंड लोज से डील कर रही होगी, थॉट्स क्लियर नहीं होंगे, क्या चाहिए वो पता नहीं, बस दौड़े जा रही है, पैसे के पीछे दौड़े जा रही है, एम्बिशन के पीछे दौड़े जा रही है, किसी और चीज़ के पीछे, नेम एंड फेम के पीछे, या फिर फिजिकल डिजायर्स के पीछे, अगर पैसा है तो किसी भी चीज़ के इंडिपेंडेंस लिए। है। हाँ, सो वो जो स्वच्छंदता है वो कलेश करती है। सो दोनों में अंतर है। अगर हम इतना अंतर समझ लें तो हम ये वाला चुनाव करते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। अब मैं अपने इमोशंस के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, अपनी क्लैरिटी के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, अपनी नीड्स एंड जो विशेस हैं वो कोई फुलफिल कर पाए तभी मैं खुश रहूँगी, ऐसे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। आई कैन शेयर माई इंडिपेंडेंस, आई कैन शेयर माई इमोशंस, I can share my feelings to everyone, but I am not dependent. तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो आज इतनी डीप हमने बातें की, तो आपको कैसा लगा आज इतने अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कस करके? हमेशा बात करती हूँ मैं अपने रिट्रीट्स में, अपने वर्कशॉप्स में, अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं या जिस तरीके से भी मुझसे लोग जुड़ते हैं, तो मैं हमेशा ये बातें करती हूँ कि खुद का चुनाव करो, बाउंड्रीज सेट करो, अपने ऊपर काम करो और जो भी कंडीशनिंग्स चली आ रही है उसको ब्रेक करते जाओ। एंड इंडिपेंडेंट होना है ना, स्वच्छंद नहीं होना है, स्वतंत्र होना है। तो अगर सही दिशा में चलोगे तो बहुत जल्दी फ्रीडम की ओर जा पाओगे। और अगर गलत चुनाव करते जाओगे, कंटिन्यूसली रॉन्ग चॉइसेस बनाते जाओगे, कंफर्टेबल रहते जाओगे, तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदलना। और जब कोई भी फीमेल आती है या रोती है या बताती है कि ये तकलीफ है, ये समस्या है, तो हम इतना ही पूछते हैं, मुझे सिंपली इतना बताओ आप चाहते क्या हो, आपको क्या चाहिए। फिर से बात शुरू होगी, मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे जीवन में ये है, सारा गोल 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 ड्रामा। फिर से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको चाहिए क्या। फिर वापस 10 मिनट का वही रोलर कोस्टर राइड, फिर पूछती हूँ आपको चाहिए क्या, मुझे वही नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए। सो दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट क्वेश्चन कि आपको क्या चाहिए। अगर इसका जवाब मिल जाए तो सब सेटल है। ओके तो आज बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट पे। तो आप ऑडियंस से कुछ शेयर करना चाहें? सिंपली यही, नो थाईसेल्फ, खुद को जानो। जब तक खुद को जाना नहीं है, आप फीमेल हैं, आप किसी भी एज की हैं, चाहे बेटी है, बहन है, माँ है, पत्नी है, कोई भी रोल आप निभा रही हो, पर उसमें अपनी इंडिविजुअलिटी को मत खोना। खुद को जानना, खुद को पाना बेहद ज़रूरी है। तो फिर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं अब। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।
फिर से क्वेश्चन करो, किसी फीमेल के लिए अनकंफर्टेबल क्यों हो जाता है? मैंने क्या बोल दिया? औरत धीरे धीरे। कितने टाइम का हुआ है भैया? एक बार मुझे चेक करके बताओ। 4 से 5 क्वेश्चन और करेंगे इस पॉडकास्ट में। अराउंड 46 मिनट्स का हो गया है, तो बस 10 मिनट का और रखेंगे, फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। कोई नहीं, आप बोलिए, कनेक्ट हो जाए। मतलब जितनी बार आप औरत बोलोगे मेरे मुंह से वापस वही आएगा। पता नहीं वो क्या है ना मैम, स्त्री। आदत हो जाती है, फीमेल पता या नहीं, फीमेल ये यूथ सोसाइटी ने ऐसा बना दिया।